मैं अपने ही अपार्टमेंट के हॉलवे में -23 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में मर रहा हूँ। दरवाजे के उस पार से मुझे साकी के हंसने की आवाज़ आ रही है। वो रायू की किसी बात पर हंस रही है। मेरा अपार्टमेंट, मेरा दरवाज़ा। पर अब मुझ में गुस्सा होने की भी हिम्मत नहीं बची। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और फिर अचानक रोशनी होती है। मैं बिस्तर पर हूँ। मेरा बिस्तर, मेरे अपार्टमेंट की छत और खिड़की के पास वो जूते के आकार का पानी का दाग जिसे मैं हज़ारों बार देख चुका हूँ। मैं उठकर बैठता हूँ। मेरे हाथ ठीक है। कोई फ्रॉस्ट बाइट नहीं, कोई दर्द नहीं। फ्लोर हीटर अपने आप चालू होता है ठीक सुबह के 7 बजे, जैसा वो रोज होता है। टीवी पहले से ही ऑन है। ग्रे सूट पहने एक न्यूज एंकर मुस्कुरा रहा है। आज सुबह 4 बजे एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि केमिकल का फैलाव तय पैरामीटर्स के भीतर हो रहा है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सतह का तापमान जल्द ही कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने आवाज़ कम कर दी। मैं ये ब्रॉडकास्ट जानता हूँ। मैंने इसे 1 महीने पहले देखा था। बस फर्क इतना है कि वो महीना अभी तक आया ही नहीं है। आज वो दिन है जब उन्होंने इसे लॉन्च किया। वो दिन जब सब कुछ शुरू हुआ। और मेरी मौत का दिन आज से ठीक 30 दिन बाद है। उसी हॉलवे के फर्श पर, जबकि साकी मेरे अपार्टमेंट की गर्माहट में किसी दूसरे आदमी के साथ होगी। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठकर कुछ देर तक सुन रहा। फिर मेरे सामने हवा में एक विंडो खुली। कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं। बस एक साफ सुथरा इंटरफेस, जैसे फ़ोन की स्क्रीन मेरे चेहरे के सामने प्रोजेक्ट कर दी गई हो। वेलकम। आपको दूसरा मौका दिया गया है। ऑब्जेक्टिव, एक लेवल 100 शेल्टर बनाएं। आइस एज के राजा बने। टाइम रिमेनिंग 30 डेज, 0 आवर्स, 0 मिनट्स। मैं उसे देखता रहा। वेलकम मैसेज के नीचे एक मेन्यू था जिसमें 7 टैब्स थे। आखिरी टैब पर लिखा था रूल्स एंड लिमिटेशंस। मैंने उसे खोला और 40 मिनट तक पढ़ता रहा। पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये कि ये सिस्टम कोई जादुई मशीन नहीं है। ये कुछ बनाता नहीं है। ये सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता है, पैनल्स, इंसुलेशन, पाइप्स और कंपोनेंट्स, और उन्हें सीधे एक रजिस्टर्ड शेल्टर ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। डिलीवरी के बाद उन मटेरियल्स का क्या करना है, ये पूरी तरह मेरी समस्या है। अगर मैंने एक पैनल गलत काट दिया तो सिस्टम उसकी जगह दूसरा नहीं भेजेगा। हर लेवल का बजट फिक्स है। दूसरी बात, क्वालिटी पर नजर रखी जाती है। सिस्टम ये चेक करता है कि काम चालू हालत में है या नहीं। दीवार अगर इंसुलेटेड दिख रही है लेकिन जोड़ों में गैप है तो वो चेक फेल हो जाएगा। और फेल्ड चेक्स का मतलब है अगले लेवल के लिए मटेरियल में कटौती। सिस्टम इसे डेफिशिएंसी पेनल्टी कहता है। तीसरी बात, सिस्टम जिंदा चीजें सप्लाई नहीं करता। बीज मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी, हाइड्रोपोनिक उपकरण मिलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसमें धड़कन हो वो सप्लाई कैटलॉग में नहीं है। इस लाइन को मैंने 2 बार पढ़ा। इसका हल मुझे खुद ढूंढना होगा। और चौथी बात, हथियार रजिस्टर्ड होंगे। हर बंदूक शेल्टर के एक खास निवासी के नाम पर होगी। अगर वो किसी गैर रजिस्टर्ड इंसान को दी गई तो 48 घंटे के लिए सप्लाई लॉक हो जाएगी। मैंने रूल्स टैब बंद किया और शेल्टर रजिस्ट्रेशन फंक्शन खोला। मैंने इसे अपने अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट किया। असेसमेंट, हरुतो अपार्टमेंट 5F, चुओ डिस्ट्रिक्ट। स्ट्रक्चरल थर्मल कैपेसिटी 31%, सोशल रेजिस्टेंस 8%, कंबाइंड स्कोर 22%, मैक्सिमम अचीवेबल लेवल 25। नोट, हाई डेंसिटी शहरी इलाका। सोशल कोलैप्स की स्थिति में 7 से 10 दिनों के भीतर बाहरी लोग इमारत पर कब्जा कर लेंगे। रीअसेसमेंट की सलाह दी जाती है। सिर्फ 22%? अगर मैं अपनी पूरी जान भी इस अपार्टमेंट में लगा दूं तो भी मैं लेवल 25 पर जाकर रुक जाऊंगा। लेवल 25 का मतलब है कि ये शेल्टर सिर्फ -40 डिग्री तक झेल पाएगा। लेकिन मैंने जो डेटा पढ़ा था उसके मुताबिक तापमान -100 तक गिरने वाला है। लेवल 25 किसी राजा का शेल्टर नहीं, बल्कि किस्तों में मिलने वाली मौत है। मैंने इंटरफेस बंद किया। बाहर ओसाका हमेशा की तरह दिख रहा था। सुबह का ग्रे आसमान, वेंडिंग मशीन की लाइटें और चौराहे पर खड़ी एक टैक्सी। 30 दिन। मैंने अपने फोन पर रियल एस्टेट की साइट खोली। ये अपार्टमेंट मेरे माता पिता का था। मैं इसे बेचने के लिए फॉर्म भरने लगा। तभी फोन बजा। साकी का मैसेज था, हरुतो क्या तुम आज फ्री हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने उसे पढ़ा, फोन उल्टा करके मेज पर रख दिया और जवाब नहीं दिया। मंगलवार को लिस्टिंग लाइव हुई। मैंने इसे मार्केट रेट से 15% कम पर रखा। मुझे पैसे से ज्यादा रफ्तार की जरूरत थी। 2 दिनों में 3 लोग आए। तीसरा आदमी ब्रीफ केस लेकर आया था और उसने कैश पेमेंट की बात की। मैंने हाँ कह दी। पेपर वर्क पूरा होने तक मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मेरे पास 12 प्रॉपर्टीज की लिस्ट थी, वेयर हाउस, फैक्ट्रियां और एक बंद पड़ा स्कूल। मैं हर जगह जाता, बाहर खड़ा होता और सिस्टम इंटरफेस खोलता। दूसरे दिन नाम्बा में एक बंद मॉल, स्कोर 51%। हाई सोशल कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी, यानी दंगों का खतरा। तीसरे दिन शहर के पूर्वी किनारे पर एक फैक्ट्री, स्कोर 64%। बेहतर था, पर छत में स्ट्रक्चरल डैमेज था। मेरे पास उसे ठीक करने का वक्त नहीं था। पांचवें दिन मैं एक और नाकाम कोशिश के बाद वापस आ रहा था। तभी मैंने हाईवे के डिवाइडर पर लाल स्प्रे पेंट से लिखा एक शब्द देखा, ANO, कब्जा। उसके नीचे एक तीर का निशान था जो निशनारी जिले की तरफ इशारा कर रहा था। थोड़ा आगे एक लावारिस कार खड़ी थी, उस पर भी वही लाल निशान था। कोई अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा था। मैंने रेडियो की आवाज बढ़ाई।
अधिकारियों ने निशनारी में एक संगठित गिरोह के कब्जा करने की खबरों की पुष्टि की है। ये ग्रुप लोगों से खाना और फ्यूल मांग रहा है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अभी असली ठंड शुरू होने में 22 दिन बाकी हैं और ये शिकारी अभी से एक्टिव हो गए हैं। ये लोग घबराए हुए नहीं थे, ये प्लानिंग कर रहे थे। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। 8वें दिन मुझे वो मिला। शहर से 18 किलोमीटर दूर एक पुराना इंडस्ट्रियल वेयरहाउस। ये जगह 12 सालों से खाली थी। दीवारें पुरानी थीं, खिड़कियां ऊंची और संकरी थीं। मैंने गाड़ी रोकी और सिस्टम चालू किया। असेसमेंट: अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल वेयरहाउस, ब्लॉक 4। स्ट्रक्चरल थर्मल कैपेसिटी 74%। एक्सपेंशन पोटेंशियल हाई। सबसरफेस लेवल डिटेक्टेड अप्रॉक्स 280 SQM। सोशल थ्रेट रेजिस्टेंस 81%। फ्यूल सोर्स प्रॉक्सिमिटी वुडेड एरिया। कंबाइंड स्कोर 100%। मैक्सिमम अचीवेबल लेवल 100। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। 100% स्कोर। लेकिन नीचे एक नोट था, लेवल 100 तक पहुंचने के लिए हर सब सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होगा। किसी भी लेवल को स्किप नहीं किया जा सकता। मैंने बाउंड्री के चक्कर लगाए। दीवारें मोटी थीं, यानी ये गर्मी को रोक कर रखेंगी। अंदर 2 फ्लोर की जगह थी, लेकिन वहां करीब 12 टन कचरा भरा पड़ा था। पुराने पैलेट्स, जंग लगे पाइप और कबाड़। मैं गेट पर खड़ा होकर सेलर को फोन करने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ हलचल दिखी। एक कुत्ता, शायद 1 साल का आके था। वो सुनहरे और सफेद रंग का था, बिना किसी कॉलर के। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। मैंने अपने बैग से ओनिगिरी निकाली, उसे आधा किया और उसके सामने रख दिया। उसने 2 बार में उसे खा लिया और फिर वहीं बैठकर मुझे देखने लगा। कागजी कार्रवाई में 2 दिन लगे। अपार्टमेंट बेचकर मेरे पास 1,80,000 येन बचे थे। सुनने में ये बहुत लगते हैं, लेकिन जो मुझे बनाना था उसके सामने ये कुछ भी नहीं थे। मैंने वेयरहाउस को सिस्टम में रजिस्टर किया। शेल्टर ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड। करंट लेवल 0। नेक्स्ट अनलॉक लेवल 1। मटेरियल्स कंडीशन क्लियरेंस। मलबे का अनुमानित वजन 12 टन। नोट: कचरा साफ होने के बाद ही सप्लाई शुरू होगी। 12 टन कचरा और 2000 स्क्वायर मीटर की जगह। वो कुत्ता, जिसे मैं मन ही मन शीरो कहने लगा था, फर्श के बीचों बीच बैठकर ऐसे देख रहा था जैसे मेरे काम का मुआयना कर रहा हो। मुझे मजदूरों की जरूरत थी। उसी शाम मैंने इश्तिहार डाल दिया। नकद भुगतान, तुरंत शुरुआत, कड़ी मेहनत की शर्त। सिर्फ एक इंसान का जवाब आया। उसका नाम गोरो था। वो अगली सुबह अपने पुराने वर्क बूट्स और एक घिसी पिटी जैकेट में आ गया। एक ऐसा आदमी जिसने ठेकेदारों से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी थी। उसकी उम्र 55, शायद 60 होगी। कद काठी ऐसी जैसे दशकों से भारी बोझ उठा रहा हो। उसने बिना कुछ कहे वेयरहाउस के अंदर का पूरा चक्कर लगाया। एंट्रेंस के पास की दीवारों की चौड़ाई जांची, फर्श को 2 जगह थपथपाया, छत की ओर देखा और फिर वापस वहीं आ गया जहां मैं खड़ा था। तुमने अपनी जिंदगी में कभी ड्रिल नहीं पकड़ी? उसने कहा। ये कोई सवाल नहीं था। नहीं, मैं जवाब दिया। उसने एक पल के लिए मुझे और देखा। ठीक है, तो तुम पैसों का हिसाब संभालो। उसे काम पर रख लिया गया। क्लियरेंस मिलने में 4 दिन लगे। घोड़ों की काम करने की रफ्तार तेज नहीं थी, पर वो कभी रुकता नहीं था। मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ। जहां हुनर की बात आए, मैं किसी काम का नहीं, लेकिन मैं सामान उठा सकता हूँ, चीजें सॉर्ट कर सकता हूँ और बोरे ढो सकता हूँ। शीरो दिन के वक्त चारों तरफ पेट्रोल करता है। 2 बार वो बाउंड्री की तार के पास जाकर भौंकने लगा। 2 अलग लोग अलग अलग दिनों पर गेट के पास से धीरे धीरे गुजर रहे थे और अंदर झांकने के लिए अपनी रफ्तार कम कर रहे थे। दोनों बार वो आगे बढ़ गए। 5वें दिन की सुबह मैंने सिस्टम खोला और स्टेटस अपडेट हो चुका था। क्लियरेंस कंफर्म्ड। 100% लेवल 1 मटेरियल्स डिलीवरिंग नाउ। डिलीवरी का कोई ऐलान नहीं होता, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। मैं वेयरहाउस के फर्श के एक कोने की तरफ देख ही रहा था कि सामान वहां अचानक प्रकट हो गया। मिनरल वुल इंसुलेशन के 30 बैग, फॉयल बैकिंग टेप के 2 कॉइल्स, फास्टनर्स का एक बॉक्स और मोटे कागज पर छपी एक बेसिक इंस्टॉलेशन गाइड। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से वहीं थे, बस मैंने पहले उस कोने की तरफ देखा नहीं था। गोरों की नजर उस पर पड़ी। वो सुनने खड़ा रहेगा। उसने काफी देर तक उन बोरों को घूरा। फिर, ठीक है, शुरू करते हैं। लेवल्स 1 से 4 तक काम लगातार चलता रहा। मिनरल वुल को ग्राउंड फ्लोर की अंदरूनी दीवारों पर लगाया गया। गोरो आगे था, मैं उसके पीछे। मैंने ड्रिल चलाना सीखा। मैंने सीखा कि फॉयल टेप के हर जोड़ पर कम से कम 3 सेंटीमीटर का ओवरलैप होना चाहिए, वरना सिस्टम उसे फ्लैग कर देता है। ये बात मुझे लेवल 3 पे बड़ी मुश्किल से समझ आई। मैं ईस्ट वॉल पर तेजी से काम कर रहा था क्योंकि बाहर का तापमान हर दिन 1 डिग्री गिर रहा था और न्यूज एंकर्स की बातों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। मुझसे एक जोड़ छूट गया। शायद वो हिस्सा 2 सेंटीमीटर छोटा रह गया था। उस शाम इंटरफेस अपडेट हुआ। लेवल 3 इंस्पेक्शन डिफिशिएंसी डिटेक्टेड। लोकेशन ईस्ट वॉल, सेक्शन 4। जॉइंट फेलियर एट सीम, लेवल 4। मटेरियल बजट reduced by 15%. Note: deficiency penalty cannot be reversed. Ensure complete functional integrity before marking stage is complete. मैंने गोरो को वो नोटिफिकेशन दिखाया। उसने उसे पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। ये हमें चेक कर रहा है, उसने कहा। ये हमेशा चेक करता है। मैंने उस जोड़ को ठीक किया। गोरो ने बिना कुछ कहे मुझे काम करते हुए देखा, जिसका उसकी तरफ से मतलब था कि उसे काम पसंद आया। लेवल 5 पहला असली फैसला लेकर आया। सिस्टम ने लेवल 5 के लिए 2 ऑप्शंस दिए। अनलॉक ऑप्शन ए,
एनहांस थर्मल इंसुलेशन पैकेज, जो ग्राउंड फ्लोर की थर्मल रिटेंशन को 40% बढ़ा देता है, -30 C से नीचे के तापमान के लिए रेकमेंडेड। ऑप्शन बी, बेस इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूनिट, जो लाइटिंग, वाटर पंप्स और सर्वेलेंस समेत सभी इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम्स को चालू करने के लिए ज़रूरी है। इस यूनिट के बिना सभी लेवल्स पर इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम अनलॉक्स ब्लॉक रहे। मैंने दोनों डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। प्रॉब्लम साफ थी। ऑप्शन ए वो है जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है, ठंड बढ़ रही है और मौजूदा इंसुलेशन सिर्फ -25 तक ही झेल सकती है। ऑप्शन बी वो है जिसकी ज़रूरत मुझे आगे चलकर पड़ेगी। जनरेटर के बिना मैं कैमराज, वाटर पंप्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अनलॉक नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि एक पॉइंट के बाद शेल्टर का विकास रुक जाएगा, चाहे मेरा लेवल कुछ भी हो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। मैंने ऑप्शन ए चुना, फिर अपनी नोटबुक खोली और लिखा जनरेटर। इसे सेकेंड हैंड खरीदो जब तक येन की कोई कीमत है। अगली सुबह मैं 40 मिनट दूर एक इंडस्ट्रियल सैल्वेज मार्केट गया और एक पुराने डीजल जनरेटर पर 35,000 येन खर्च किए। हालत खस्ता थी पर चालू था। गुरु ने 20 मिनट तक उसकी जांच की, 2 कनेक्शंस बदले और उसे एडिक्वेट घोषित कर दिया। हमने उससे एक तार खींची और एक सिंगल ओवरहेड वर्क लाइट से जोड़कर उसे चालू किया। वेयरहाउस में अब रोशनी थी। ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती, ईंटों और इंसुलेशन के बीच परछाइयां बनाता हुआ एक नंगा बल्ब। लेकिन शीरो चलकर फर्श के बीचों बीच आया, ठीक बल्ब के नीचे बैठा और ऊपर देखने लगा। लेवल 5 कंप्लीट। दीवारें -40 तक झेल सकती हैं, बाहर का तापमान -9 है और गिर रहा है। पहले दिन वाला न्यूज एंकर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। घड़ी में अब सिर्फ 22 दिन बचे थे। रिसोर्सेज, लेवल 5 शेल्टर, एनहांस्ड इंसुलेशन, सेकेंड हैंड डीजल जनरेटर। गोरो 1,45,000 येन बचे हुए। शिरो लेवल 6 पार्टीशन पैनल्स डिलीवर करता है। जब वो प्रकट हुए तो मैंने उन्हें गिना। 42 पैनल्स, अगर सावधानी से प्लान किया जाए तो 6 कमरों के लिए काफ़ी। मैंने 8 का प्लान बनाया था। मैंने अपनी नोटबुक खोली और वो लेआउट स्केच देखा जो मैंने 3 दिन पहले बनाया था। स्टोरेज रूम रिपेयर एरिया से अलग, वर्कशॉप लिविंग क्वार्टर से अलग, मेन कॉरिडोर से हटकर मेरे लिए एक छोटा सा प्राइवेट रूम। 6। गोरो ने उन ढेर को देखते हुए कहा। वो पूछ नहीं रहा था, उसे पता था। वो नीचे झुका और एक पैनल उठाकर उसे पलट कर देखा। ये अच्छी क्वालिटी के हैं, बाजार में मिलने वाले सामान से कहीं बेहतर। 6 कमरे, मैंने कहा। स्टोरेज और वर्कशॉप को आपस में जगह बांटनी होगी। बीच में एक डिवाइडेड शेल्फ यूनिट वाली दीवार। तुम एक तरफ से रिपेयर टूल्स उठा सकोगे और दूसरी तरफ से फूड स्टॉक्स, बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। गोरो खड़ा हुआ और कंक्रीट पर चाक से बनाए मेरे फ्लोर प्लान को देखने लगा। उसने उसे जरूरत से ज्यादा देर तक स्टडी किया। फिर उसने ड्रिल उठा ली। तुमने 8 सोचे थे और 6 मिले, उसने नाप लेते हुए कहा। ज्यादातर लोग शिकायत करते, तुमने बस लकीरें दोबारा खींच दी। उसने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। पार्टीशन का काम 3 दिन चला। गोरो ने फ्रेमिंग संभाली और उसके निर्देशानुसार मैंने पैनल माउंटिंग की। लेवल 8 तक आते आते ग्राउंड फ्लोर अब कोई एक खाली हॉल नहीं रह गया था। अब यहाँ दरवाजों वाला एक कॉरिडोर था, दीवारें जो बिल्डिंग के अंदर चलने वाली हवा को रोकती थी। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जोन्स। ये ऐसी जगह लगने लगी थी जहां सच में लोग रह सकते हैं। लेवल 9 शेल्विंग, स्टील फ्रेम्स, एडजस्टेबल ब्रैकेट्स और लॉक होने वाले ढक्कन वाले 1 दर्जन बड़े प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स डिलीवर करता है। सिस्टम एक ढंग के सप्लाई रूम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे देता है, लेकिन उसमें रखने के लिए कुछ नहीं देता। मैं गाड़ी लेकर शहर गया। अब ड्राइव करना कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। तापमान -14 था और सड़कों पर इसका असर दिखने लगा था। गाड़ियां कम थीं, लारिस गाड़ियां ज्यादा। बाईपास के एक पेट्रोल स्टेशन के पंप पर हाथ से लिखा हुआ साइन रहा था, क्लोज्ड, नो सप्लाई। मैं जिस जनरल स्टोर को रुका वहाँ चावल वाले शेल्व्स खाली पड़े थे। उनके पास जो कुछ बचा था मैंने सब खरीद लिया। चावल के 12 बैग, कैंड फिश और सब्जियों के 2 क्रेट्स, पानी के 6 बड़े कंटेनर्स, आयोडाइन टैबलेट्स, नमक और ढेर सारा इंस्टेंट मीसो। कुल बिल 62,000 येन हुआ। मैंने कैश में पेमेंट की और अपने वॉलेट में बचे पैसे तब तक नहीं गिने जब तक मैं वापस हाईवे पर नहीं आ गया। जब मैं वापस लौटा, गोरो ने नए शेल्व्स पर सारा सामान जमाने में मेरी मदद की। वो रखते रखते गिनती भी कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाता, वो वैसा ही इंसान है। जब काम खत्म हुआ वो पीछे हटकर पूरे कमरे को देखने लगा। 2 लोग, शायद 3 महीने, उसने कहा। 4 लोग, 6 हफ्ते, पर यहाँ 4 से ज्यादा लोग होंगे। उसने मेरी तरफ देखा। जल्द ही, मैंने कहा। वो वापस काम पर लग गया। वो लोग 2 दिन बाद आए। शिरो ने उन्हें सबसे पहले सुना। उसके गले से एक धीमी आवाज निकली, भौंकना नहीं, बस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका मतलब था कि कोई आ रहा है। और मैंने अभी तय नहीं किया है कि वो दोस्त है या दुश्मन। मैंने गेट चेक किया। हाईवे से आने वाली सड़क पे 2 लोग पैदल आ रहे थे, एक औरत और एक मर्द। दोनों धीरे चल रहे थे, ऐसी धीमी चाल जो थकावट से ज्यादा सावधानी की वजह से थी। मैंने गेट से उन्हें देखा। शिरो मेरे पास बैठ गया। औरत जवान थी, 2022 साल की, कंधे पर एक मेडिकल बैग। उसकी मुद्रा एकदम सीधी थी थकावट के बावजूद। मर्द बड़ा था, करीब 2830 साल का। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने सालों एक ही जगह खड़े होकर खतरों पर नजर रखे हो। दोनों ने मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे।
पर इस ठंड के लिए वो काफी नहीं थे। उस कयामत के लिए तो बिल्कुल नहीं जो आने वाली थी। वो गेट से करीब 10 मीटर दूर रुक गए। पहले वो औरत बोली, क्या यहाँ कोई इंचार्ज है? हाँ, मैंने कहा। हम यहाँ कुछ छीनने नहीं आए हैं, हमें बस कोई गर्म जगह चाहिए। शिरो ने फिर वही आवाज की, नफरत भरी नहीं पर परखने वाली। क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स हैं? मैंने पूछा। उसने पलकें झपकाई। मैं एक नर्स हूँ, उस मर्द ने कहा। सिक्योरिटी 6 साल। मैंने गेट खोल दिया। शर्त वही थी जो मैंने गोरो के लिए रखी थी और जो मैं किसी और के लिए भी रखूंगा। तुम काम करोगे तो यहाँ रहोगे, काम बंद तो जाना होगा। ये शेल्टर कोई होटल नहीं है और मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा हूँ। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए, जिससे मुझे समझ आ गया कि वो बाहर इतनी देर रह चुके हैं कि उन्हें पता है कि कोई भी शर्त कुछ ना होने से बेहतर है। उसका नाम नाना है, उसका नाम केन। उन्होंने खाना खाया, 4 घंटे सोए और अभी सुबह तक दोनों काम पर लग चुके थे। नाना मेरे खरीदे हुए मेडिकल सप्लाईज की इन्वेंट्री कर रही थी। केन बाउंड्री के फेंस के चक्कर लगा रहा था, उस इंसान की बारीक नजरों के साथ जो दिमाग में हर एक कमजोरी को मार्क कर रहा हो। अच्छा है, हमें उसकी जरूरत है। लेवल 11 एक नोटिफिकेशन के साथ आया। मैंने उसे 2 बार पढ़ा। लेवल 11 मटेरियल्स, ग्रीन हाउस मॉड्यूल, पॉलीकार्बोनेट वॉल पैनल्स X18, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग X1 सेट, ग्रो लाइट फिक्सचर्स X6, सॉइल मीडियम 40 किलोग्राम, सीड वैरायटी पैक X1। नोट, ग्रीन हाउस को पैसिव थर्मल गेम के लिए साउथ फेसिंग होना चाहिए। मौजूदा बिल्डिंग की ओरिएंटेशन सही है। और उसके नीचे एक अलग बॉक्स में एडवांस नोटिस। लेवल 13 स्मॉल फार्म मॉड्यूल, एनिमल एनक्लोजर्स X4, फीडिंग इक्विपमेंट, बेडिंग मटेरियल, फीड स्टॉक 30, DAY सप्लाई। नोट, सिस्टम सप्लाई कैटलॉग में जिंदा जानवर शामिल नहीं है। पशुओं का इंतजाम करना शेल्टर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। मैंने दूसरा नोट ध्यान से पढ़ा। सिस्टम मुझे फार्म बनाकर देगा, ढांचा, सामान, चारा, लेकिन उसमें जान डालने का काम मेरा होगा। वो मेरी समस्या है। मेरे पूछने से पहले ही नाना ने ग्रीन हाउस का जिम्मा संभाल लिया। पता चल कि उसकी माँ 20 साल से किचन गार्डन चलाती थी और कुछ चीजें इंसान कभी नहीं भूलता। उसने आधे घंटे तक ग्रो लाइट्स की प्लेसमेंट को स्टडी किया। मेरे कुछ कहने से पहले ही 2 फिक्सचर्स की जगह बदली और उसी दोपहर पहली सीड ट्रेस तैयार कर दी। उसे पता है वो क्या कर रही है। ग्रीन हाउस 2 दिनों में खड़ा हो गया। जब पैनल्स लॉक हो गए, लाइट्स जल गईं और पहली ट्रेस मिट्टी में जम गईं, तो वो पूरी बिल्डिंग का सबसे गर्म कमरा बन गया। बाहर 20 डिग्री के बीच वहां खड़े होना किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। सिवाय इसके ये कोई चमत्कार नहीं था। ये पॉलीकार्बोनेट, इंसुलेशन, सही पोजिशनिंग और सिस्टम की समझ का नतीजा था। लेवल 12 के आसपास तेकाशी आया। वो अकेला नहीं था, वो 2 और लोगों के साथ आया, एक आदमी और एक औरत, जो ऐसे लग रहे थे जैसे सदियों से चल रहे हो। लेकिन मेरी नज़र सबसे पहले टेकाशी पर पड़ी, क्योंकि जब मैंने गेट खोला और वही पुराने सवाल पूछे, स्किल्स, वर्क, टर्म्स, तो बाकी दोनों ने जवाब दिया, पर उसने नहीं। वो मेरे पीछे एंट्रेंस कॉरिडोर की छत पर लगी केबल राउटिंग को देख रहा था। इलेक्ट्रिकल्स किसने किए? उसने पूछा। मैंने गोरो ने पीछे से कहा, मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं की। राउटिंग ठीक है, पर सेकेंडरी लाइन पर ग्राउंडिंग इशू है। अगर उस सर्किट पर 2 किलोवाट से ज्यादा लोड डाला तो दिक्कत होगी। गोरो मुड़ा और पल भर के लिए टेकाशी को देखा। उम्र क्या है तुम्हारी? 24। तुम्हें गेट पर खड़े होकर ग्राउंडिंग इशू का कैसे पता चला? मैं यहाँ से कनेक्शन पॉइंट देख सकता हूँ। क्लैंप का एंगल गलत है। गोरो ने कनेक्शन पॉइंट को देखा, फिर टेकाशी को। अंदर आओ। टेकाशी पढ़ाई से तो प्रोग्रामर है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में सोचता है। पहले ही घंटे में उसने वायरिंग की ऐसी 3 समस्याएं ढूंढ ली जिनका मुझे पता भी नहीं था। 2 ठीक कर दी और तीसरी के लिए जरूरी सामान की लिस्ट बना दी। मैंने सामान की अगली सप्लाई रन में वो चीजें जोड़ दी। उसके 2 साथी, 50 साल का हयाशी और एक शांत सी औरत रहा। दोनों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स थी और दोनों ने शर्तें मान ली। अब हम 6 लोग थे, साथ में शिरो। लेवल्स 13 और 14 फार्म मॉड्यूल लेकर आए। इंक्लोजर्स को ग्राउंड फ्लोर के उस हिस्से में लगाया गया जिसे मैंने खाली रखा था। 4 अलग बाड़े, चारे की चरनियां, पानी की लाइन और सिस्टम द्वारा दिए गए चारे के लिए स्टोरेज। सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जो एक फार्म को फार्म बनाती है। मैं उन खाली बाड़ों में खड़ा उन 4 दीवारों, ताजा बिछाली और भरी हुई चरनियों को देख रहा था। टेकाशी, मैंने कहा। पहले ही देख लिया है, उसने मेरे पास आकर खड़े होते हुए कहा। उत्तर में करीब 5 किलोमीटर दूर एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। सैटेलाइट व्यू में कुछ ऐसी इमारतें दिख रही हैं जिन्हें ढहाया नहीं गया है। कोई वहां जानवर रखता था। तुम्हें कैसे पता कि वो छोड़कर चले गए? क्योंकि सब छोड़कर चले गए। वोरका, तकरीबन सब। मैंने कैन की तरफ देखा। वो पहले ही अपनी जैकेट उठा रहा था। वो वैन लेकर गए और 2 घंटे तक गायब रहे। जब वो लौटे तो वैन से ऐसी आवाजें आ रही थीं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कार्गो सेक्शन से गुस्से भरी आवाजों का एक झुंड, जिसे गोरो ने गेट खुलने से पहले ही पहचान लिया। चिक्स, उसने सपाट आवाज में कहा। 4 मुर्गियां और 2 खरगोश। जिंदा, वैन के सफर से खफा पर सही सलामत। कैन को देखकर लग रहा था कि उसकी सुबह काफी उलझी हुई रही है। तेकाशी के चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि थी। मैंने जानवरों को बाड़ों में पहुंचाने में मदद की। नाना उन्हें देखने आई और तुरंत उनकी जांच शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर चीज चेक करती है तरीके से, नोट्स लेते हुए। मुर्गियां 1 घंटे में सेटल हो गईं। खरगोशों ने ज्यादा वक्त लिया। शिरो फार्म सेक्शन के एंट्रेंस पर बैठ गया और पूरी प्रोफेशनल फोकस के साथ उन्हें देखने लगा, जब तक कि मैं उसे डांट कर कहीं और जाने को नहीं कहा। वो गया।
पर बहुत धीरे धीरे। गौरव मेरे कंधे के पास आया। क्या ये प्लान में था? सिस्टम ने कहा था खुद ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिए। उसने एक मुर्गी को पानी पीते हुए देखा। मैंने बहुत से लोगों के लिए काम किया है, उसने कहा। ज्यादातर लोग जब वो नहीं पाते जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, तो वो बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करते हैं कि वो किसी और तरीके से उनके पास आ जाए। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, उसे जरूरत भी नहीं थी। उस शाम लेवल 12 वाले ग्रुप के 2 लोग, हयाशी और रा, डिनर पर खामोश थे, आमतौर से ज्यादा खामोश। खाना खाने के बाद मैंने उनसे सीधे पूछा कि वो क्या छुपा रहे हैं। हयाशी ने एक पल के लिए अपने कटोरे को देखा, फिर बोला, वो निशिनारी के एक शॉपिंग मॉल से आए थे। सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे अपना बेस बनाकर रह रहा था, करीब 40 लोग जो मिलजुल कर रिसोर्सेज और वॉच शिफ्ट संभाल रहे थे। एक हफ्ते तक सब ठीक चला। फिर कुछ और लोग आए, रिफ्यूजियों की तरह नहीं। वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज थे, साफ हायरार्की, बाकायदा रोल्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। उनका लीडर कजुमा नाम का एक आदमी था, शांत आवाज, उम्र करीब 40, कोई फालतू की हरकत नहीं। कजुमा ने मॉल के हर इंसान को 2 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, वहीं रुको और उसके स्ट्रक्चर के नीचे काम करो। ऑप्शन 2, जो उठा सकते हो उठाओ और निकल जाओ। क्या उसने किसी को धमकाया? मैंने पूछा। उसे जरूरत नहीं पड़ी, हयाशी ने कहा। उसने बस ऑप्शंस बताए और इंतजार किया। जब करीब 1/3 लोगों ने जाने को कहा, तो उसने बड़ी शालीनता के साथ उनकी पैकिंग में मदद की और फिर उन्हें गेट से बाहर निकलते हुए देखा। एक खामोश पल। बाहर -22 डिग्री था। उसके पास कितने लोग हैं? जब हम निकले तब 70 के करीब थे और लोग आ रहे थे। उसके बंदे लोगों को रिक्रूट करने बाहर जा रहे थे। वो औरत, रा, पहली बार बोली। उसने सिस्टम के बारे में बात की। उसे पता था कि ये क्या है। उसने कहा कि सिस्टम से बने शेल्टर्स ही असली रिसोर्सेज हैं, खाना या ईंधन नहीं, बल्कि ये शेल्टर्स। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने खास तौर पर यह कहा। उसने कहा कि वो पहले ही एक शेल्टर पर कब्जा कर चुका है। मेज पर सन्नाटा है। आज तक मैं बस उस आने वाली ठंड के खिलाफ खुद को तैयार कर रहा था। -100 डिग्री, 30 दिन। सर्वाइव करने के लिए कम से कम लेवल 30 की जरूरत थी। यही सबसे बड़ी समस्या थी। कम से कम अब तक तो ये लग रहा था। मैंने पुकारा, तकाशी। वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था। तुम कितनी जल्दी एक रेडियो रिसीवर सेट कर सकते हो? मुझे पता लगाना है कि कजुमा के लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने करीब 3 सेकंड तक सोचा। मुझे 2 दिन और कुछ सही कंपोनेंट्स दे दो। उस रात मैंने पार्ट्स की लिस्ट तैयार की। सिस्टम नोटिफिकेशन, रिसोर्सेज लेवल 15, रेसिडेंट्स 6+ शिरो ग्रीन हाउस, प्रोड्यूसिंग फार्म ऑपरेशनल, लाइफ स्टॉक 4 चिकन्स 2 रैबिट्स, फूड सप्लाई अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स फॉर करंट ग्रुप, बैलेंस 85,000 येन, टाइम रिमेनिंग 12 डेज, थ्रेट्स डिटेक्टेड 2। ठंड वो दुश्मन थी जिसके लिए मैं प्लानिंग की थी, कजुमा वो है जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, और दोनों ही अब हकीकत हैं। लेवल 16 हमें एक किचन देता है, या सही कहूं तो एक किचन के कंपोनेंट्स, 4 बर्नर वाला एक कमर्शियल ग्रेड गैस रेंज, स्टेनलेस स्टील की प्रेप सर्फेसिस, एक वेंटिलेशन हुड, ड्रेन असेंबली के साथ एक सिंक बेसिन और 2 अलग डायमीटर्स के 30 मीटर कॉपर पाइप। ये पाइप वाटर सिस्टम के लिए है। सिस्टम सारा सामान एक ही बार में ड्रॉप कर देता है और उम्मीद करता है कि मैं खुद समझूं कि इन्हें जोड़ना कैसे है। गुरु ने एक पल के लिए उन कॉपर पाइप्स को देखा, शायद मन ही मन उनका रास्ता तय कर रहा था। 2 दिन, उसने कहा। हमारे पास 8 दिन है, तो फिर मैं 2 दिन लूंगा। वो बिना रुके 41 घंटों तक काम करता रहा। मुझे पता है, क्योंकि जब उसने काम शुरू किया था मैंने तब टाइम चेक किया था, और तब भी जब उसने अपनी कमर सीधी की, एक चिथड़े से अपने हाथ पोंछे और कहा कि पाइप का काम पूरा हो गया। उसने खाना खाया, 6 घंटे सोया और फिर वापस आकर रेंज इंस्टॉलेशन और हुड वेंटिंग का काम खत्म किया। जहां हो सका मैंने उसकी मदद की। ज्यादातर समय मैं बस उसके रास्ते से हटा रहा और उसके मांगने पर चीजें पकड़ाता रहा। दूसरे दिन की शाम को नाना चावल, मिजो सूप और डिब्बा बंद स्टॉक से ग्रिल्ड मछली बनाई। कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं था। उसने दीवार के साथ लगी फोल्डिंग टेबल पर खाना परोसा, और पहली बार हम सब एक साथ बैठने वाले थे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। सूप गर्म है। किचन से अब कंक्रीट की धूल और इंसुलेशन एडहेसिव की जगह खाने की खुशबू आ रही है। बाहर तापमान -17 डिग्री है। अंदर इतनी गर्माहट है कि केन ने अपनी जैकेट उतार दी है। शिरो दरवाजे के पास बैठा है और तकाशी से मछली का एक टुकड़ा लेता है, जिसे वो बड़े सलीके से खाता है। गोरो ने अपना बाउल खत्म किया, चॉपस्टिक्स नीचे रखी और कुछ नहीं कहा। यही तरीका है जिससे मुझे पता चलता है कि सब कुछ सही है। लेवल 17 से किचन पूरा हो जाता है। लेवल 18 पर बॉयलर रूम मिलना चाहिए। जैसे ही लेवल 17 का सामान डिलीवर हुआ, मैंने लेवल 18 की अनलॉक का कंडीशंस चेक की। सिस्टम यूआई, लेवल 18 अनलॉक, बॉयलर सिस्टम स्टेटस ब्लॉक्ड, रीजन प्री रिक्विजिट नॉट मेट, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम इनकम्प्लीट, करंट फंक्शनल स्टेटस 70%, रिक्वायर्ड स्टेटस फॉर अनलॉक 100%, एक्शन रिक्वायर्ड complete water circulation loop including return line and pressure relation. System will re-evaluate upon reported completion. मैं वर्कशॉप सेक्शन में गोरो को ढूंढता हूँ और उसे नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। वो उसे पढ़ता है।
फिर वो वाटर सिस्टम के पास जाकर एक एक कनेक्शन को अपने हाथों से टटोलने लगता है। करीब 3 मिनट में उसे गड़बड़ मिल जाती है। रिटर्न लाइन का एक हिस्सा जिसे उसने बाद में करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पानी तो आ ही रहा था और सिंक भी काम कर रहा था, तो लगा कि काम हो गया। 70% उसने लगभग खुद से कहा। सिस्टम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नल चल रहा है, वो पूरे लूप को चेक करता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना पाइप कटर उठा लिया। बाकी बचे काम में लगभग पूरा दिन लग गया। रिटर्न लाइन, प्रेशर वाल्व और बेसमेंट एक्सेस के पास एक फ्लो रेगुलेटर। जब काम खत्म हुआ तो उसने इंटरफेस के जरिए कंप्लीशन रिपोर्ट की। सिस्टम ने करीब 8 सेकंड तक इवैल्यूएशन किया। सिस्टम यूआई, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम फंक्शनल, 100%। लेवल 18 अनलॉक, बॉयलर सिस्टम नाउ अवेलेबल। मैंने तुरंत उसे सेलेक्ट कर लिया। बॉयलर सिस्टम के कंपोनेंट्स बेसमेंट में आ गए। इसके लिए यही सही जगह है। बिल्डिंग का अंडरग्राउंड लेवल सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल हिस्सा है और सबसे निचले पॉइंट से गर्मी बांटने का मतलब है कि सिस्टम कन्वेक्शन के साथ काम करेगा, उसके खिलाफ नहीं। गोरो को ये बात बिना बताए समझ आ गई। जब तक मैं नीचे पहुंचा, वो ऊपरी मंजिलों तक पाइप ले जाने का नक्शा अपने दिमाग में बना चुका था। इंस्टॉलेशन में 3 दिन लगे। ये अब तक की सबसे पेचीदा चीज थी जो हमने बनाई थी। इसलिए नहीं कि कोई एक हिस्सा मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे बाकी हर चीज से सही तरह से जोड़ना था। पाइप्स को हर कमरे तक पहुंचना था। 6 अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होना था। बॉयलर को बिल्कुल सीधा माउंट करना था, उसे सही से सील करना था और वेंटिलेशन के साथ ऐसे जोड़ना था कि जहरीली गैसें अंदर के बजाय बाहर जाएं। दूसरे दिन मैंने बॉयलर यूनिट की सिस्टम स्पेकशीट खोली और ऑपरेशनल नोट्स पढ़ने लगा। और फिर मैंने वो लाइन पढ़ी जो मुझे पहले ही देख लेनी चाहिए थी। फ्यूल रिक्वायरमेंट्स: द बॉयलर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन वुड, coal, or diesel fuel. The system supply catalog does not include fuel of any type. Fuel sourcing and ongoing supply is the responsibility of the shelter operator. मैं एक पल के लिए सुन्न होकर बैठ गया। सिस्टम ने मेरे लिए एक ऐसा बॉयलर बनाया जिसे ईंधन चाहिए, पर उसे देने का उसका कोई इरादा नहीं है। मैंने डिलीवरी को फिर से देखा। बॉयलर, पाइप, फिटिंग्स, कंट्रोल यूनिट, सब कुछ परफेक्ट है, पूरा है, पर बिना जलाने वाली किसी चीज के बिल्कुल बेकार है। मैं पूर्व की ओर वाली खिड़की के पास गया और पेड़ों की कतार को देखा। पूर्वी सीमा पर मौजूद वो जंगल लकड़ियों का एक अच्छा सोर्स है। ज्यादातर सीडर और सरू के पेड़ काफी घने। आम हालातों में वहां लकड़ियां काटने के लिए परमिट चाहिए होता, पर मौजूदा हालातों में परमिट जैसे शब्द का मतलब 10 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। केन और ताकाशी ने अगली सुबह काम शुरू कर दिया। मेरे पास 2 आरी हैं, कबाड़ बाजार से लाया हुआ एक चेन सॉ और 2 लोग जो उन्हें चला सकते हैं। वे 2 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। ये थकान की वजह से नहीं, बल्कि ठंड को मैनेज करने के लिए है। पहले इनके खत्म होने तक हमने पूर्वी दीवार के अंदर इतनी लकड़ियां जमा कर ली थीं कि बॉयलर 4 दिन तक चल सके। ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें 3 महीने का स्टॉक चाहिए, मैंने डिनर पर उनसे कहा। क्या मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बॉयलर के मौजूदा खपत के हिसाब से 3 महीने का मतलब बहुत सारे पेड़। मैंने कहा, हर वो दिन जब बाहर जहाँ सुरक्षित हो हम लकड़ियां काटेंगे। तकाशी ने सिर हिलाया। वो पहले ही किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। उसके सिर झुकाने के अंदाज से मैं बता सकता था। क्या बात है, मैंने पूछा। मैं उस रेडियो रिसीवर पर काम कर रहा था, उसने कहा। आज दोपहर मैंने उसे पूरा कर लिया। उसने इसे उन कंपोनेंट से बनाया था जो मैंने शहर के आखिरी चक्कर के दौरान खरीदे थे। वो ट्रिप अब एक अलग युग जैसी लगती है। तब शहर शहर जैसा दिखता था, दुकानें खुली थीं, तापमान सिर्फ -14 था। उसने साझा वर्कस्पेस के अपने हिस्से में वर्कबेंच पर उस रिसीवर को असेंबल किया था। एक कॉम्पैक्ट